हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश, जो आपका 12th क्लास का जो बुक है रेनबो जिसका नाम है, उसी से हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। और आपको ऐसा वैसा सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़ने वाले, पूरा पूरा आपके लिए वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा गेस प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेस क्वेश्चन आपको सिर्फ बताने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो, हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़कर वो निकल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, इसमें सिर्फ आपको बी मारना है, सी मारना है, बस आगे चले गए, नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से। तो आपको ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप जानते हो कि आपको 100 नंबर का जो बुक होता है, 100 नंबर का, और उसमें क्या होता है कि 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव होता है। तो सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बराबर बराबर ही पढ़ना होगा। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए तो हम आपको 10 गेस क्वेश्चन आपको बताने हैं, जो आपको याद कर लेने हैं। इसी प्रकार से आपको हम एक एक करके हम 10 प्रश्न बताएंगे, वो आपको याद कर लेना है। चाहे आप साइंस से है, आर्ट्स से है, या फिर कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ पे हिंदी भी इसीलिए लिख दिए हुए ताकि ये सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ सके। तो हम हिंदी में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखना, उससे पहले आप अगर चाहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नए ज्वाइन किया हो तो आप जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लेंगे। तो चलिए सबसे जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, चलिए उसे हम समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, जो कि आर्ट्स 2020 में पूछा जा चुका है। आर्ट्स 2020 में ये पूछा जा चुका है, हो सकता है कि 2025 में भी एंट्री ले, इसलिए तैयार तो आपको पहले से ही कर लेना है। क्या करना, तैयार कर लेना है आपको। तो चलिए इसको देखते हैं कि हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। सबसे पहले हम इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। जहाँ पे लिखा हुआ है सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। और आपका क्या है इसमें है कि हाउ हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी इसका मतलब है सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीवत होना कैसे सिखाया, यानी एक फ्रेंडली यानी मित्रवत रहना कैसे सिखलाया है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा कि हमें जो सिविलाइजेशन है वो हमें एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखलाती है, तो आपको बताना है कि फ्रेंडली, हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत भावना यानी दोस्ती के भावना रहना सिखलाती है। हमारे सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति जो है, देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक चैप्टर है, वह वहाँ से नहीं लिया गया है, क्योंकि ये उसमें बहुत सारी सभ्यता संस्कृति बात किया होता, लेकिन ये लिया गया है कहाँ से, तो ये आपका लिया गया है आपका जो आइडियाज दैट आर हेल्पमेंट काइंड है, आपका आइडियाज दैट आर हेल्पमेंट काइंड, इसको ब्रेटन रस से लिखे हुए हैं, तो ये वहाँ से लिया गया है। तो ये आपको अगर ये पूछेगा लाइन कहाँ से लिया गया तो आप बता दीजिएगा। तो सिविलाइजेशन के बाद दो चैप्टर इसमें की गई होती है। सबसे पहला अच्छा चैप्टर उसमें, और सबसे जो 5वां जो चैप्टर है उसमें जो है सिविलाइजेशन की बात की हुई है। तो इसमें चलिए हिंदी में समझते हैं आंसर कैसे लिखना है। अगर मान के चलिए ये प्रश्न है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। लिखना है आपको कि civilization gave us family life. We began to live in families and love our children and respect the elders. We also started being fond of domesticated animals. यानी कि यहाँ इसका मतलब हुआ कि सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी कि सभ्यता ने हमें पारिवारिक जीवन दिया है। क्या दिया? सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी सभ्यता ने हमें पारिवारिक जीवन दिया है। उसके आगे वी बिगेन टू लिव इन फैमिलीज, यानी कि हम परिवार में रहने लगे। उसके बाद क्या कि जब हम पारिवारिक जीवन दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग परिवार में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की एंड लव और चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। उसके बाद अपने बच्चों से प्यार करने लगे, जो हमारे जो बच्चे होते हैं उससे प्यार करने लगे, और बड़ों का आदर करने लगे, यानी कि एल्डर्स रिस्पेक्ट यानी बड़ों का आदर करने लगे। और उसके बाद we also started being fond of domesticated animals. All this made us to be friendly towards one another. यानी इसका मतलब कि इन सब बातों ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत बना दिया। यानी कि जब कहाँ से लिया गया, तो आइडियाज दैट हैव हेल्पमेंट काइंड से लिया गया। ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना ही क्यों सिखलाया,
हमें दुश्मनी की भावना में रखना सिखा सकता था, या फिर किसी को पीटना भी बता सकता है। ऐसा क्यों हमें वो दोस्ती की भावना ऐसे क्यों रखना है? हम जब तो किसी को पीट भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उसे मार सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम दोस्ती की भावना रखते हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारी सभ्यता है उसने हमें परिवार दिया, हमें फैमिली दिया, और उसके बाद जब फैमिली में रहने लगे तो बहुत प्यार बढ़ता गया। हम जो छोटे को बहुत प्यार करने लगे, जो बड़े को आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक मित्रवत प्रकार का भावना बनता चला गया, जिसके कारण क्या होगा, हमें सभी के प्रति जो भी हमारे मिलते थे सभी को हम परिवार की तरह समझते थे। वो इसी प्रकार से चला गया, और इसलिए हमें यही आपका कारण है कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रहना सिखलाई है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में प्रश्न आएगा तो लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। और इसी प्रकार से ये आपका बहुत ज़्यादा बीबीए प्रश्न है, तो इसका आप क्या कीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि याद कर लेना है। हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को इंग्लिश में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि आप मान के चलिए, आप तो मान के 12वीं क्लास में भी है, 12वीं क्लास में है, लेकिन अब एक तरह से देखा जाए तो आपको पहली क्लास में है अभी। तो ये इसलिए क्योंकि आपको जो 10 तक 11 तक तो आपको इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है, 12th में कंपल्सरी हुआ इंग्लिश। अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड अगर 10th में और 10th में अगर कंपल्सरी कर दिया अगर इंग्लिश, तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हेल्प हो सकती है। लेकिन 12th में कंपल्सरी हुआ है इंग्लिश, 10th में तो कोई वैल्यू ही नहीं है इंग्लिश का। यानी कि ऐसा है कि अगर सीबीएसई वाले बोर्ड का तो पूरा पढ़ाया जाता है, लेकिन बिहार वाले स्टूडेंट जो होते हैं इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए उनको सबसे मेन जो दिक्कत होता है वो होता है पर सब्जेक्टिव लिखने में, उसे लिखना ही नहीं आता है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जो हम गेस, इसलिए हम आपको गेस क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं, कैसे भी करें आपको, चाहे तो रट सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे भी करके इसको याद कर लीजिए प्लीज। आपको 10 ही बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, और इसी में से आपको बहुत सारे लगभग 50 बता रहे हैं, इसमें 2 3 5 ऐसे आ ही जाएगा पूरी एग्जाम में, बेफिक्र रहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सभी को याद कर लेना है कैसे भी करके, यही आप सिखाना है। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अब आ चुके हैं हम अगला प्रश्न पर। चलिए इसको पढ़िए और इसको समझते हैं कि हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। यानी कि ये भी आपका आर्ट्स 2018 में पूछा गया। आप कहेंगे भैया क्या आर्ट्स में ही पूछा गया? नहीं, ये साइंस कॉमर्स सभी पूछा गया, लेकिन लिख दिए हुए आर्ट्स इसलिए क्योंकि आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए कि हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट, इसका मतलब है कि हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन, जानवरों का पालतूकरण कैसे शुरू हुआ। जानवरों को हम जो पालते हैं, आप लोग देखते होंगे गाय पालते होंगे, भैंस पालते होंगे, बकरी पालते होंगे, बहुत सारी चिड़िया को भी पालते हैं, यानी बहुत सारे पालते हैं। तो क्यों हमने पालना ही शुरू क्यों किया, यही आपकी बात है। तो लिखना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड स्पेशली बाय टेमिंग द काउ एंड द शीप। इट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर स्क्वेयर फॉर द अर्ली ह्यूमन्स। यानी इसका मतलब हुआ कि जानवरों का पालतूकरण, जानवरों को पालने की शुरुआत खास तौर पर गाय और भेड़ को पालने। सबसे पहले हमें गाय को देखिए, अब क्यों जरूरत पड़ गई, क्या हो रही थी, गाय से हमें दूध मिलने लगा, और अभी भेड़ से हमें सभी, यानी जितने भी जानवर उससे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है प्राप्त होने लगी। जैसे आपको एक समझते हो बीज जो है, मान की बीज जैसे होता है, मधुमक्खी होता है, उससे हमें छाता मिलता है, मध मिलता है, और छाता में से बहुत सारे उपयोग होते थे। इसी कारण से हमें कुछ ना कुछ कारण की वजह से हमें जो मुर्गियों को पालने से बहुत सारे जो होते हैं वो खाद वो इस प्रकार से बनते, कुछ बनते हैं। तो जितने भी जानवर हैं कुछ ना कुछ हमें मिलने लगा, जिसके कारण क्या होगा, हम उनको पालते चले गए, और बाद में क्या हुआ कि पूरे बहुत सारे लोग हैं जो जानवर को पालने लगे। शुरुआत ऐसे ही हुआ था कि मानव पे पहले था, जानवर जैसा ही था, उसमें सूझबूझ समझ तो थी नहीं, ऐसा भी नहीं पता था कि आग क्या होता है, आग भी जलाना नहीं आता था, तो पता नहीं कैसे आया, वो भी आपको पता चलेगा अभी पढ़ेंगे तो। अब देखिए कि ये भी आप समझिए कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड स्पेशली बाय टेमिंग द काउ एंड द शीप। इट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर फॉर द अर्ली ह्यूमन्स। यानी जानवरों का पालतूकरण, जानवरों को पालने की शुरुआत खास तौर पर गाय और भेड़ को पालने से हुई। इससे शुरुआती इंसानों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखद और सुरक्षित हो गया। तो आपको इसलिए हिंदी में भी लिखे हुए हैं, ताकि हम जानते हैं कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए हिंदी में भी लिख दिए हुए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हुए चलें। चलिए अब तीसरे प्रश्न है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा गया है, नहीं एक बार पूछा गया है, समझ आपको कैसे करके याद तो कर ही लेना है, क्योंकि हम बहुत सी आपको गेस करके आपके लिए लाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़िए तीसरा जो प्रश्न है कि हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटीज का क्या मतलब होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज का मतलब होता है पारंपरिक समाज, पारंपरिक समाज में। तो हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल, इसका मतलब हुआ कि पारंपरिक समाजों में प्रसव, प्रसव किसे बोलते हैं, जब बच्चा जब जन्म होता है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि प्रसव जो होता है वो बच्चे का जब जन्म होता है उसको हम प्रसव बोलते हैं। तो पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके किस प्रकार जो है वो उपयोगी है। तो लिखना कैसे है, लिखना आपको इस प्रकार से कि देयर आर सेवरल वेज बाई विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन
ट्रेडिशनल सोसाइटीज यानी कि पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को प्रतिबंधित करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं। और उसके बाद देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट ऑफ दैट दे आर सोशली एंड कल्चरली एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी एंड द मदर डज नॉट हैव द साइकी बर्डन ऑफ इन्वेंटिंग द प्रोडक्ट्स। कैसे आपको इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी उनकी उपयोगिता सीधे इस तथ्य से उपजी है कि वे समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और माँ पर प्रक्रियाओं को फिर से आविष्कार करने का मानसिक जो होता है वो बोझ नहीं होता है। यानी कि इसमें बताया तो जो लिखा गया जर्मन गिरी, इसमें ये कहाँ से लिया गया, सबसे पहले बात करते दिया गया आपका अ चाइल्ड इज बोर्न से, यानी अ चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चे का जन्म जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, जिसको जर्मन गिरी लिखे हुए थे। और जो जर्मन गिरी होते हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर होते हैं, फेमिनिस्ट राइटर होते हैं, जो क्या करते हैं सिर्फ महिलाओं के अधिकार के बारे में लिखते हैं। वहाँ पे क्या बात किया होता है, जो भी बच्चे का जन्म होता है वो किस तरह से मनाया, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो पारंपरिक समाज होती है किस तरह से, यानी पूरे फैमिली के लिए उत्सव होता है, यानी कि बहुत खुशी का दिन होता है। और ऐसा उसको बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए उसको अगर 5 अगर मान के चलिए 5 जो है एक बच्चा, उसको अगर 4 आंटी है तो सभी का अलग अलग काम होता है। एक काम है अगर खाना बनाना, एक काम है उसको कपड़े पहनाना, एक को है कहानी सुनाना, एक को है उसे नहलाने ले जाना है। सभी का जो होता है वो काम बटा हुआ है, डेली का रूटीन बटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक माँ होती है जो सभी काम करती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ नहीं हुआ कितना बार पूछा गया है, तो चलिए लेकिन पूछा गया है सभी आपको क्वेश्चन बैक कभी हिस्ट्री से भी देख कर लाए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चौथा नंबर प्रश्न है वो है आपका, देखिए क्या करा कि व्हाई हैज सडेंस वुमेन ऑफिशियल स्टॉपेड गोइंग टू आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका हिंदी मतलब है सूडानी महिला, क्या सूडानी महिला ने स्टूडेंट्स वुमेन सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना क्यों बंद कर दिया। ये भी आपको वही से लिया गया है अचाइल्ड बोर्न से। तो लिखना है कि आपका स्टूडेंट्स वुमेन ऑफिशियल हैज स्टॉपेड यानी कि सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। और गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज दे आर टोल्ड अबाउट देयर लीव्स एंड आर नॉट कन्फ्यूज्ड। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्योंकि उन्होंने सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें उनके जीवन के बारे में बताया जाता है और उनसे सलाह नहीं ली जाती है। मैंने जुन के बारे में बताया तो सलाह कोई ली नहीं जाती, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सब पुरुष प्रधान देश है भारत, इस प्रकार से कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट था, सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना ताकि ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपको क्या है, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वुमेन। यानी कि जो सिलहेटी वुमेन होती है वो अपने माँ के घर जाना उनके लिए एक रिवार्ड साबित होती है, एक अवार्ड। तो इसका हिंदी हुआ कि एक युवा सिलहेटी महिला के लिए गर्भधारण का क्या पुरस्कार होता है। जब जो लड़की होती है इसके शादी तो पहली बार जो प्रेग्नेंट होती है तो वो सबसे पहले अपने माँ के घर जाती है, क्योंकि जो उनके सुख सुविधा जो माँ के घर मिल सकती है वो कहीं नहीं मिलती, उनके ससुराल में कहीं भी नहीं, कोई नहीं दे सकता। क्योंकि वहाँ पे जाती है तो बहुत सेफ फील करती है, बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि अपनों के बीच वो रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहती है। इसलिए तो व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वुमेन, इसका मतलब एक युवा सिलहेटी महिलाओं के लिए गर्भधारण का क्या पुरस्कार है। लिखना है कि यंग सिलहेटी वुमेन at the time of her pregnancy gets an opportunity to live with her mother and sisters. This is the reward of her pregnancy। यानी कि एक युवा सिलहेटी महिला को गर्भावस्था के समय अपनी माँ और बहनों के साथ रहने का अवसर मिलता है। यानी कि जो वही समय होता है जो बहुत लंबे समय तक अपने, क्योंकि जब शादी हो चुका है तो उतना आप रहते नहीं हो, क्योंकि अपने वो बहुत वो ससुराल में रहता पड़ता है, तो इसलिए वो वही होता है जो अपने माँ और अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा समय के पास वह रह सकती है। यही उसकी गर्भावस्था का जो होता है सबसे बड़ा पुरस्कार साबित होती है। तो ये भी आपको जो 5वां जो प्रश्न था ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न बढ़ाइए। अब ये अगला जो प्रश्न है ये आपको क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। ये है आपका कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये भी आपका अचाइल्ड बोर्न से लिया गया है, क्योंकि हर साल जो देखते होंगे 1 से 2 प्रश्न तो उस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो इसमें है कि पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का सबसे बुरा प्रभाव क्या है। तो लिखना है द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू। यानी कि पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव सबसे संवेदनशील मुद्दों से में से एक है।
और उसके बाद लिखना है कि डॉक्टर्स यूजली अडोप्ट अग्रेसिव प्रोडक्ट्स एंड रिकमेंड एक्सपेंसिव ड्रग्स टू द पेशेंट when their health and financial status is too poor to withstand them respectively। यानी इसका मतलब है पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। डॉक्टर आमतौर पर आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाते हैं और मरीजों को महंगी दवाइयां सुझाते हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति क्रमशः इतनी खराब होती है कि वे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो भी प्रेगनेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं कि हाउ डूड द न्यूज़पेपर ग्रेड द हाईलाइटेड एफर्ट टू हैंडल द, आपका क्या है कि इररिस्पांसिबिलिटी, आपका डिसमेंशन ऑफ नॉनसेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मतलब अगर समाचार पत्र बकवास के गैर जिम्मेदार प्रसारण को रोकने के लिए किए गए मामूली प्रयास का किस तरह से स्वागत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो आपका आंसर लिखना है कि द साइएस्ट एफर्ट टू हैंडल द irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a consent how which is a threat to the freedom of प्रेस। यानी इसका प्रेस का मतलब जो भी न्यूज पेपर जो थे हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस जो है वो कितना फ्री है, कितना उसको मुफ्त है, कितना वो अपने दिमाग लगा पाती है, कितना उसको कंट्रोल से बाहर किया गया है, इस प्रकार से। तो लिखना कैसे है कि द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हैंडल द irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a constrained how which is a threat to the freedom of press। यानी कि इसका मतलब है कि बकवास के गैर जिम्मेदाराना प्रसारण को रोकने के लिए किए गए मामूली प्रयास का स्वागत एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है, जो कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए ये खतरा है। तो इसी प्रकार से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, नेम द 7 चार्ज ऑफ ऑथर मेक अगेंस्ट द प्रेस। इसका मतलब है कि लेखक ने प्रेस के विरुद्ध कौन से 7 जो है आरोप लगाए हुए हैं। प्रेस जो भी प्रेस है जो न्यूज़पेपर उसके विरुद्ध कौन से 7 आरोप लगाए हुए हैं। लिखना कि 7 चार्ज मेड बाय द ऑथर अगेंस्ट द प्रेस आर फेल्स एम्फेसिस गार्बलिंग इनोसिएट रिपोर्टिंग रिवर्सल ऑफ द फैक्ट रैंडम, आपका फैब्रिकेशन ऑफ फेल्स स्टोरीज मराइकल मॉन्गरिंग एंड फैट सप्रेशन ऑफ न्यूज। यानी कि लेखक द्वारा प्रेस के खिलाफ लगाए गए 7 आरोप इस प्रकार से है। गलत महत्व, यानी कि गलत मतलब कि फॉल्स एम्फेसिस गलत महत्व, आपका गार्बलिंग का मतलब होता है गलत जानकारी देना, इसको हम कहते हैं गार्बलिंग कहते हैं। आपका इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग यानी इसका मतलब होता है गलत रिपोर्टिंग। और उसके बाद है आपका रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, कि तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी जो भी हुआ उसको घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर पेश करना पब्लिक के सामने। और उसके बाद है आपका रैंडम यानी कि झूठी कहानियाँ पढ़ना। रैंडम आपका फैब्रिकेशन है झूठी कहानियाँ बना और फॉल्स स्टोरीज। आपका मराइकल मॉन्गरी के क्या मतलब, चमत्कारों का प्रचार करना, इसको बोलते हैं हम मराइकल मॉन्गरी। एंड द सप्रेशन, यानी इसका मतलब सप्रेशन मतलब तो खबरों को पूरी तरह से दबा देना ऑफ न्यूज, खबरों को क्या करना पूरी तरह से उसको खत्म कर देना, दबा देना। तो ये आपका है कि नेम द 7 चार्ज ऑफ ऑथर्स मेक्स अगेंस्ट प्रेस के, इसमें जो लेखक है पुस्तक के लेखक की प्रेस को जो 7 चीज़ें है जो कि उसको दुरुपयोग करते हैं उसका नाम लिखने की किताबें इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब आते हैं, देखिए अब आ गया ये प्रश्न है कि नेम 2 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली आपका सर्वाइव ऑन। इसका क्या मतलब है कि समाचार पत्रों की राय के 2 स्रोतों के नाम बताइए। यानी कि नेम 2 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन, इसका मतलब बाकी द 2 सोर्सेस आर द आपका एडवर्टाइजर एंड द पर्सनल ऑफ कंपनी दैट ऑन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो भी कंपनी के जो न्यूज़पेपर के जो एक एडवर्टाइजर होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट ये सब देते हैं, और दूसरा होता है जो ऑनर होते हैं जो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो जो होते हैं प्रेस को नियंत्रित करते हैं। यानी समाचार पत्रों की आके 2 स्रोतों के नाम बताने के लिए को कहा जा रहा था। तो 2 स्रोत है विज्ञापनदाता और वह व्यक्ति जो कंपनी को जो समाचार पत्र को मालिक है, वो जो है दोनों मिलकर जो ये प्रेस होते हैं उसको नियंत्रण में रखते हैं। चलिए अब आखिरी प्रश्न है जो आपको इम्पोर्टेंट है, वही आपका आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर।
यानी कि क्या युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध होते हैं, यही आपसे सवाल है। तो लिखना है कि यस, हाँ, यस द प्रेस सेंसरशिप, द प्रेस सेंसरशिप जो इमरजेंसी के वक्त लगाया जाता है उसको हम सेंसरशिप बोलते हैं कि यस द प्रेस सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर टू इंश्योर दैट rumors टू नॉट गेट स्प्रेडेड अगट, यानी कि हाँ, प्रेस सेंसरशिप युद्ध के समय लगाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफवाह ना फैले। तो ये आपका हमने बताया था कितना 10 प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा इसको बोल सकते हैं एमवीआई बोल सकते हैं। जो प्रश्न था इसको क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे तरीके से इसको पढ़ते पढ़ते चलिए, आपको इंग्लिश में भी अच्छा लिखने लगेंगे। तो आज का ये जो क्लास है आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इतना तो लाइक आपको पसंद आए तो लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक करने में क्या आपका जाता है। और जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेंगे। और हमारे एक और चैनल है योद्धा क्लासेस, जा करके सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है।